हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फ्लैमिंगो बुक से 6th चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो इससे पहले हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को और समरी को रीड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है, वो वीडियोस नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, चैप्टर को रीड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द ऑथर कम टू नो अबाउट द पीरियोडिकल द एनकाउंटर। तो देखिए, सबसे पहले तो एनकाउंटर क्या है। ये एक मैगजीन है, एक पत्रिका है, और पीरियोडिकल इसे कहा गया है क्योंकि ये कुछ समय अंतराल के बाद आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक को द एनकाउंटर जो एक पत्रिका है उसके बारे में कैसे पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है, द हिंदुस्तान पब्लिश्ड एन एडवर्टाइजमेंट। तो हिंदुस्तान में एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ अबाउट ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट। तो देखिए उसमें एक कॉन्टेस्ट के बारे में बताया गया था, ऑर्गेनाइज बाय द एनकाउंटर। और वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जो एनकाउंटर पत्रिका थी ना, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। The author wanted to know about it before he spent a lot of money on postage sending his manuscript to England। तो देखिए जो ऑथर थे वो चाहते थे कि मतलब इतना सारा पैसा खर्च करने से पहले, यानी कि पोस्टेज पर इतनी दूर अगर पोस्टेज करेंगे तो काफ़ी पैसा लगेगा, तो इतना सारा पैसा खर्च करने से पहले वो जानना चाहते थे उसके बारे में। ठीक है, द एनकाउंटर के बारे में, वो पत्रिका के बारे में जानना चाहते थे इंग्लैंड अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट भेजने से पहले। सो ही विजिटेड द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। तो इसीलिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाते हैं। देयर ही सा मैनी अनटच्ड कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर। तो देखिए वहाँ पर जो द एनकाउंटर पत्रिका थी उसकी बहुत सारी ऐसी कॉपीज देखते हैं जो अभी किसी ने छुई भी नहीं थी। वैन ही रेड द एडिटर्स नेम, जब वो एडिटर के नाम को पढ़ते हैं, ही फेल्ट लाइक ही हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। तो देखिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका काफ़ी समय से खोया हुआ भाई उन्हें मिल गया है। ही सेंग एज ही सील्ड द एनवलप। तो देखिए वो गाना गाते हैं जब वो उस एनवलप को, यानी कि लिफाफे को सील कर रहे होते हैं। एंड फेल्ट दैट द एडिटर वुड ऑल्सो बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग व्हेन ही वुड ओपन द एनवलप। और वो जो है ऐसा फील करते हैं कि एडिटर भी जो है सेम गाना गा रहा होगा जब वो जो है इस लिफाफे को खोलेगा। एक्चुअली द एडिटर वाज द सेम इंग्लिश मैन स्टीफन स्पेंडर हु विजिटेड जेमिनी स्टूडियो लॉन्ग टाइम एगो। तो देखिए एक्चुअली में जो एडिटर था वो कौन था, वो वही इंग्लिश मैन था जो स्टीफन स्पेंडर को बताया गया है, जो कि जेमिनी स्टूडियो में काफ़ी लंबे समय पहले आया था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन को, सेकंड इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो रिगार्डिंग कम्युनिज्म। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कम्युनिज्म का मीनिंग देखते हैं। कम्युनिज्म क्या होता है। हिंदी अर्थ की अगर बात करें तो कम्युनिज्म मीन्स होता है साम्यवाद। और देखिए साम्यवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें कोई सरकार ना हो, सिर्फ व्यक्ति अपनी ही आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का प्रयोग करे और किसी से भी प्रतिस्पर्धा वो ना करे। तो देखिए ये कहलाता है कम्युनिज्म। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कम्युनिज्म के बारे में जेमिनी स्टूडियो के लोगों के क्या ओपिनियन थे, क्या विचार थे, क्या वो सोचते थे उनके बारे में। तो देखिए, द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो वॉर खादी धोतीज एंड कल्मसली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। तो देखिए जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो खादी धोती पहनते थे और मतलब दर्जी से सिली हुई जो खादी वाइट शर्ट थी उसे पहनते थे। इट वाज अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। तो देखिए वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी ड्रीमर्स की। एंड एन असेंबली ऑफ गांधीज एंड खादी। तो देखिए वहाँ पर मतलब गांधीवादी लोग थे, खादीवादी लोग थे। द कांग्रेस रूल मेन प्रोविजन एंड मोस्ट एम्प्लॉयज वर्शिप गांधीजी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नो एडमिरेशन फॉर द पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। तो देखिए हाँ, यहाँ पर जो कांग्रेस का भी रूल था, तो कांग्रेस का रूल का मतलब क्या था कि हर एक चीज़ पर रोक टोक लगाई जाती थी। और जो बहुत सारे वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे ना,
वो गांधी जी को पूजते थे, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल थॉट थे ना, उनका उनसे कोई भी लेना देना नहीं था या वो उनके प्रशंसक नहीं थे। दे हेट द टर्म कम्युनिज्म, और वो कम्युनिज्म शब्द से यानी कि साम्यवाद से भी बहुत घृणा करते थे। एज टू दैम अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, तो देखिए उनका मानना था कि जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, तो उनका कोई भगवान नहीं होता है। इनकैपेबल ऑफ लव, वो प्रेम करने योग्य नहीं होते हैं। एंड ऑलवेज आउट ऑफ स्प्रेड अनरेस्ट एंड वॉयलेंस अमंग द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। तो देखिए उनका मानना ये भी था कि वो जो है अशांति फैलाते हैं, वॉयलेंस फैलाते हैं जो इनोसेंट मासूम लोग हैं और इग्नोरेंट लोग हैं उनके बीच में। वैन फ्रैंक बुचमैन मोरल रीआर्ममेंट आर्मी विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो इन 1952। तो देखिए जब फ्रैंक बुचमैन की जो आर्मी होती है, उनका जो ग्रुप होता है, वो 1952 में जेमिनी स्टूडियो आते हैं। दे गेव दैम ए वार्म रिसेप्शन, तो देखिए उनका काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है जेमिनी स्टूडियो के लोगों के द्वारा। लेटर दे लर्न दैट MRA, जो कि फुल फॉर्म है, ठीक है, तो जो MRA है वॉज एनकाउंटर मूवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड। तो देखिए यहाँ पर जब उन्हें बाद में पता चलता है कि जो वो लोग थे, जो वो आर्मी थी, वो ग्रुप था, वो क्या करने के लिए आए थे, वो एक आंदोलन करने के लिए आए थे इंटरनेशनल कम्युनिज्म का, ठीक है। तो देखिए जो बिग बॉसेस थे मद्रास के, जैसे कि मिस्टर वासन है, वो जो है उनके उनके हाथों की कठपुतली थे, यानी कि वो उनके साथ खेल रहे थे। लेटर द मिस्ट्री ऑफ द विजिट ऑफ स्टेफन स्पेंडर वाज रिजॉल्व्ड एंड द राइटर केम टू नो the reason of his visit, and that the boss of Gemini Studio had not been interested in Spender's poetry but in communism। तो देखिए जब इन सब चीज़ों का पता चलता है राइटर के बारे में कि क्यों वो यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया जेमिनी स्टूडियो में, और उन्हें पता चलता है कि जो बॉस हैं वो जेमिनी स्टूडियो के, वो स्पेंडर की पोइट्री में या कम्युनिज्म में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। बट The khadi-clad poets of Gemini Studio felt the same aversion for communism। तो देखिए जो खादी पहनने वाले पोएट्स थे ना जेमिनी स्टूडियो के, वो उन्हें जो है बिल्कुल सेम, वो भी बिल्कुल ऐसी ही नफरत करते थे कम्युनिज्म से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट सुबू इज ए टेलर मेड फॉर फिल्म। तो देखिए सुबू को फिल्म के लिए कहा गया है कि वो जो है फिल्म के लिए बिल्कुल तैयार था, टेलर था। तो हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। कोठामंगलम सुबू हैज़ मैनी क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट विद ए ग्रेट फॉन्ड ऑफ ह्यूमन। तो देखिए जो सुबू था ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, काफ़ी माइंडेड था वो, और नोबल हार्टेड था, ठीक है। ही हैज़ द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम। तो देखिए वो उसके अंदर योग्यता थी कि वो हमेशा जो है खुश दिखाई देता था। हिज लॉयल्टी टू हिज प्रिंसिपल इज़ कम्प्लीट। तो देखिए वो पूरी तरह से अपने बॉस के प्रति वफादार था। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू से नाइस थिंग अबाउट एवरीथिंग। तो देखिए हर एक चीज़ के लिए वो हमेशा तैयार रहता था कुछ अच्छी चीज़ कहने के लिए। ही इज़ सोर्सफुल, देखिए काफ़ी रिसोर्सफुल था वो। ही हैज़ एन इन्वेंटिव ब्रेन। तो देखिए उसका जो ब्रेन था ना, वो काफ़ी इन्वेंटिव था, यानी कि एकदम से कोई भी चीज़ क्रिएट कर दिया करता था। ही हैज़ एज ही कैन क्रिएट न्यू वेज एंड मीन्स टू ड्रामेटाइज सम डिफ़िकल्ट प्रोपोर्शन इन फिल्म। तो देखिए जब भी कोई फिल्म मेकिंग में कोई भी डिफ़िकल्टी आती थी, तो उसे बहुत ही आराम से वो नाटकीय रूप दे दिया करता था। फिल्म मेकिंग गोज़ वेरी इजी विद हिम। तो देखिए फिल्म बनाना उसके साथ अगर वो रहता था तो फिल्म बनाना बहुत आसान होता था। ही इज़ अ पोएट ऑल्सो एंड हैज़ रिटन अ नोवेल टाइटल। तो देखिए वो जो है एक पोएट था,
और उसने जो है एक नॉवल भी लिखा था जिसका टाइटल क्या है, थाइलाना मैकनेम्बल। तो देखिए थाइलाना मैकनेम्बल नाम का उसने एक नॉवल भी लिखा था। ही सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। तो देखिए बहुत ही सफलतापूर्वक वो क्या कर दिया था मूड को और मैनर्स को जो है 20th सेंचुरी की, अर्ली 20th सेंचुरी की जो देवदासी थी ना उनको रिक्रिएट कर दिया करता था। ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, वो एक बहुत ही अमेजिंग अद्भुत एक्टर था। एंड हैज़ परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। तो देखिए जितने भी मेन प्लेयर्स होते थे ना उनसे भी अच्छा परफॉर्म वो करता था। अबव ऑल ही हैज़ हार्ट ऑफ गोल्ड फॉर हिज रिलेटिव्स, नियर्स एंड डियर वंस। तो देखिए ये सब क्वालिटीज़ तो थी उसमें। उसका जो हार्ट था वो गोल्ड की तरह था, अपने रिश्तेदारों के लिए, जो उसके आसपास लोग रहते थे उनके लिए, और जो उसके प्रियजन थे उनके लिए। हिज हाउस इज़ अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर देम, और उनके लिए उसका जो घर था वो परमानेंट रेजिडेंस था। इन फैक्ट ही इज़ टेलर मेड फॉर फिल्म। तो देखिए वो जो है फिल्म के लिए बिल्कुल सही था, हम कह सकते हैं। ही गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू द जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग द गोल्डन ईयर्स। तो देखिए जेमिनी स्टूडियो का जो गोल्डन ईयर्स था उस समय उसने उसे सही दिशा दी, उसे परिभाषित किया अच्छे से। ही सक्सेस इन फिल्म ओवरशैडोड एंड ड्राफ्ट हिज लिटरली अचीवमेंट। तो देखिए उसकी साहित्य की जितनी भी उपलब्धियां थी ना वो काफ़ी छोटी थी, काफ़ी बौनी दिखाई देती थी उसकी जो फिल्म की सक्सेस थी उनके सामने। ही इज़ अ पोएट, वो एक पोएट है। एन एक्टर, वो एक एक्टर है। एंड क्रिएटिव असिस्टेंट रोल इनटू वन। तो देखिए एक ही इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। What idea do you get about the narrator from the chapter Poets and Pancakes? तो देखिए जो चैप्टर है Poets and Pancakes, तो इसके नैरेटर के बारे में आपको चैप्टर से क्या पता चलता है, क्या विचार है आपके इसके बारे में? तो देखिए अशोका मित्रन कौन है, इसके राइटर हैं। अशोका मित्रन यूज टू वर्क इन क्यूबिकल टीयरिंग अप न्यूज़पेपर इन ऑल टाइम। तो देखिए अशोका मित्रन, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उन्हें एक कैबिन सा दिया गया था जो क्यूबिकल था। तो देखिए उसमें बैठे रहते थे और वो पूरे टाइम न्यूज़पेपर टीयरिंग करते रहते थे, फाड़ते रहते थे, उन्हें चिपकाते रहते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट दैट ही डिड नथिंग। तो देखिए बहुत से लोग थे वहाँ पर स्टूडियो में जो ये सोचते थे कि वो कुछ नहीं करते हैं। सो एनी वन हु फेल्ट सो would enter his cubicle and deliver an extant lecture। तो देखिए कोई भी आता था और एक लंबा चौड़ा भाषण उन्हें दे दिया करता था। ही नेवर ट्राई टू से एनीथिंग इन हिज डिफेंस। अपने बचाव में उन्होंने कभी भी कुछ कहने की कोशिश नहीं की। ही कीप्ड हिमसेल्फ बिजी विद हिज वर्क। वो अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखते थे। विदाउट पॉकिंग हिज नोज इन टू समन्स अफेयर्स बट ही वॉज वाइड अवेकन एंड हाईली ऑब्जर्वेंट। तो देखिए वो जो है किसी के भी मामले में अपनी नाक नहीं घुसाते थे, और वो जो है काफ़ी चौकन्ने थे, और बहुत ही मतलब उनकी समझ जो थी लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा वाइड थी। ही वर वेल न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड ही। तो देखिए वो जो है बहुत अच्छे से ये जानते थे कि उनके आसपास क्या चल रहा है। ही हैड अ डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू द ह्यूमन माइंड। तो देखिए बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से वो ह्यूमन के माइंड में देख लिया करते थे। ही कुड सी थ्रो सुबुस साइकोफेसी द लॉयर्स स्मार्टनेस एंड ऑफिस बॉयज फ्रस्ट्रेशन। तो देखिए वहाँ यहाँ पर बताया गया है तीन लोगों के बारे में कि वो जो है उन्हें अच्छी तरह से समझते थे। यानी कि सुबु जो है सॉरी जो अशोका मित्रन थे वो सुबु के बारे में अच्छे से जानते थे, लॉयर की स्मार्टनेस के बारे में जानते थे, और जो है जो लड़का था मेकअप बॉय था उसके बारे में भी वो अच्छे से जानते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक एंड बोट books all the time even when there was shortage of money। तो देखिए किताबों के वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे। पैसों की कमी होने के बावजूद भी वो किताबें खरीद लिया करते थे। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ एस वासन battling with half a dozen pedestal fans while reading
his welcome address and an account of Stephen Spencer descent आर एग्जाम्पल्स ऑफ हिज ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो देखिए उनके ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर का एग्जाम्पल कब मिलता है, जब वो जो है एस वासन के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस तरह से वो जो पेडेस्टल फैन थे उनके बीच किस तरह से वेलकम को एड्रेस करते हैं। जो स्टेफन स्पेंडर थे वो वहाँ पर आते हैं, उनके बारे में जो बताते हैं तो उससे पता चल जाता है कि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा थी। ही वॉज अ मैन ऑफ कूल टेम्परामेंट हु नेवर जम्प्ड इनटू कंक्लूजन। और तो देखिए वो जो है बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे और वो जो है कभी भी पाउंस्ड मीन्स होता है झपटना, अपॉन अपॉर्चुनिटी रसली। तो देखिए वो जो है किसी भी मौके का लाभ उठाने के लिए भागदौड़ नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई मौका मिला और वो जल्दी से उस पर झपट पड़े। ऑन द होल कुल मिलाकर ही एमर्स एज एन रेस्पॉन्सिबल एंड कॉन्सिटेंशियस मैन। तो देखिए कुल मिलाकर वो जो है काफ़ी जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ इंसान थे। डिस्क्राइब स्टेफन स्पेंडर्स विजिट टू जेमिनी स्टूडियो। तो देखिए जेमिनी स्टूडियो में जब स्टेफन स्पेंडर आए थे तो उनके विजिट को यहाँ पर डिस्क्राइब करना था। तो देखिए बहुत अफरा तफरी का माहौल था, लोगों को पता ही नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए देयर वॉज ए लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट स्टीफन स्पेंडर्स विजिट। तो देखिए स्टीफन स्पेंडर की विजिट को लेकर काफ़ी भ्रम था लोगों के बीच में। एवरी वन थॉट ही वॉज अ पोएट बट लेटर दे हर्ड दैट ही वॉज एन एडिटर। तो देखिए सब पहले हर कोई क्या सोच रहा था कि वो एक पोएट हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वो एक एडिटर थे। द ऑथर डिस्क्राइब हिम एज ए टॉल वेरी इंग्लिश एंड अ सीरियस पर्सन। तो देखिए अगर ऑथर की बात करें तो वो उन्हें काफ़ी लंबा, अंग्रेज और एक सीरियस पर्सन कह के बताते हैं। इट वाज एविडेंट फ्रॉम बॉस। तो देखिए बॉस से उन्हें थोड़ा एविडेंट मिलता है, थोड़ा प्रूफ मिलता है बॉस की स्पीच से, दैट ही न्यू वेरी लिटिल अबाउट द विजिटर, कि बॉस भी जो है बहुत कम जानते थे उस विजिटर के बारे में, यानी कि स्टीफन स्पेंडर के बारे में जो उनके बॉस थे वो भी बहुत कम जानते थे। वैन स्पेंडर एड्रेस द गैदरिंग, जब स्टीफन स्पेंडर आ जाते हैं और वो उस भीड़ को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, दे वर ऑल डेज एज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज एसेंट। तो देखिए यहाँ पर जब लोग उनकी बातों को सुन रहे थे, उनकी तरफ घूर रहे थे, तो देखिए वो समझ जाते हैं कि लोग जो हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। ना ही लोग ये समझ पाते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इवन स्पेंडर मस्ट हैव सेंस द इनकोग्रिटी ऑफ बीइंग कॉल्ड टू टॉक अबाउट द ट्रिवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट इन अ फिल्म स्टूडियो मेकिंग सिंपल तमिल फिल्म। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेफन स्पेंडर है ना वो भी समझ जाते हैं, सेंस्ड मीन वो भी समझ जाते हैं कि ये जो लोगों की अयोग्यता को वो भी समझ जाते हैं कि वो जो है उनकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ट्रेवल्स कहा गया है उनके दुखों को, कि वो एक इंग्लिश पोएट के दुख या गम के बारे में जो बता रहे हैं। तो इस फिल्म स्टूडियो में जहाँ पर तमिल फिल्म बनती है वो लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। हिज विजिट रिमेन एन अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री। तो देखिए उनका आना, वहाँ पर विजिट करना जो है एक मिस्ट्री बनकर रहता है। इट वॉज ओनली मच लेटर दैट अशोका मित्रन लर्न दैट द रीजन वाई द बॉस हैड invited Stephen Spender was delusion with communism and had contributed an essay in a book on communism called The God That Failed। तो देखिए ये अशोका मित्रन को काफ़ी देर बाद पता चलता है कि बॉस ने उन्हें यहाँ पर क्यों इनवाइट किया था, क्योंकि मोह भंग हो जाने की वजह से वो जो है साम्यवाद से एक अलग हट गए थे और वो जो है साम्यवाद पर यानी कि कम्युनिज्म पर एक ऐसे लिखना चाहते थे जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड, ये उसका नाम था। ठीक है, तो देखिए साम्यवाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें कोई सरकार ना हो। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पर बताया गया है कि ये सारी बातें जो हैं ऑथर को बाद में पता चलती है कि साम्यवाद से उनका मोह भंग हो गया था और उन्होंने जो है ये जो
एक ऐसे था, द गॉड दैट फेल्ड, इस नाम पे एक उन्होंने ऐसे लिखा था, और ये जो है साम्यवाद पर एक पुस्तक थी और इसमें उन्होंने योगदान दिया था। तो देखिए इसीलिए वो वहाँ पर आए थे। यही बात जो है वो तमिल फिल्म्स बनाने वालों को एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लैंग्वेज की वजह से वो एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे थे। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।